हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे हम नाइन्थ का एनसीईआरटी साइंस क्लास फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का था वही पढ़ा रहे हैं। आज जो है थर्ड लेसन है। इसमें जो है हम पिछला क्लास का थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि क्या क्या पढ़ाए थे। उसमें हम क्वथनांक, गलनांक और बर्फ़ यानी बर्फ़ का गलनांक जो बताए थे 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए, केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए हम बता चुके। इस जगह से अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो दो क्लास जो किए हैं, पढ़ाए हैं यानी नाइन्थ का साइंस एनसीईआरटी, उसके बाद हम जो है ना 10th का पढ़ाएंगे। इसको केमिस्ट्री जैसे ख़त्म होगा नाइन्थ का, वैसे ही 10th का केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है फिर 9th का बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर 10th का बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर 9th का जो है फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। इस तरह जो है ना दोनों को मिला करके हम पढ़ने में अच्छा लगेगा। चलिए हम आज देखते हैं आगे। जैसे कि देखिए, हम बता दिए हैं कि ऊष्मा के द्वारा यानी तापमान परिवर्तन करके हम ठोस को द्रव में और द्रव को फिर वाष्प के रूप में परिवर्तित, गैस के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ हम लिख दिए एक डायग्राम के अनुसार कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, उसके बाद गैसीय अवस्था। यदि ठोस अवस्था को हमको द्रव अवस्था में लाना है तो क्या करना होगा? ऊष्मा देना होगा। वही अगर द्रव अवस्था को गैसीय अवस्था में लाना है तो क्या करना होगा? फिर उष्मा और ज़्यादा उष्मा देना पड़ेगा। यही अगर हमको द्रव को ठोस में लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा, यानी शीतलन करना पड़ेगा। यानी जैसे कि हम सब भी द्रव को जब हमको ठोस के रूप में यानी बर्फ़ के रूप में बनाना होता है तो क्या करते हैं? हम उसको फ्रीज में रख देते हो। फ्रीज में रख के उसको क्या करते हैं? शीतलता प्रदान करते हैं, यानी शीतलन करते हैं। वही जब अगर हमको द्रव यानी गैस को द्रव में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? शीतलन करना पड़ेगा, यानी गैस को जो है ठंडा करना पड़ेगा। आगे गैस के बारे में और हम जानेंगे कि कैसे इसको द्रव के रूप में बनाया जा सकता है। यहाँ बता रहे हैं ताप बदलकर किसी भी पदार्थ की जो है अवस्था बदल सकते हैं। ये बात ठीक है कि ताप बदलकर हम किसी भी पदार्थ का जो है अवस्था हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि अगर हार्ड से हार्ड पदार्थ है, जैसे कितनों भी ठोस पदार्थ हैं, उसमें अगर हम ताप में परिवर्तन करते जाएंगे वह धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाएगा? वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर हम ताप देते रहेंगे यानी ऊष्मा देते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? वह धीरे धीरे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह आप देख सकते हैं तो हो सकता है। अब आता है एगो बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आप रेलवे का या ग्रुप डी का किसी भी साइंस का अगर आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा तो ये ऊर्ध्वपातन ऐसा हो ही नहीं सकता एक साइंस में नहीं पूछेगा। ऊर्ध्वपातन बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है कि ऊर्ध्वपातन आखिर हम किसको बोलते हैं। जब भी हम अभी आपको क्या बताना है, किसी भी ठोस को जब हम ऊष्मा प्रदान करते हैं तो वह धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित होता है। उसके बाद द्रव से फिर बाद में किसमें? गैस में परिवर्तित होता है। लेकिन ऐसा भी पदार्थ बहुत सब है जो कि अगर हम वह ठोस अवस्था में है, अगर हम उसमें ऊष्मा देते हैं तो डायरेक्ट किस में परिवर्तित हो जाता है? तो गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो कोई भी पदार्थ जब ठोस से डायरेक्ट यानी ठोस से जो है, अगर कोई पदार्थ ठोस है इसको डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित अगर हो जाता है तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम? ऊर्ध्वपातन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। और यह जौन पदार्थ यह ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है वो उसे ऊर्ध्वपातित पदार्थ बोला जाता है। तो हम देख लीजिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखो ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करने वाले पदार्थ, जैसे कपूर सबसे अच्छा इसका उदाहरण है कपूर। जैसे कि हम सब दीपावली में जो जलाते हैं वो यानी क्या बोलते हैं उसको, हमको याद नहीं है उसका नाम, जो आगे ऊपर में आग बीच में जलाते हैं वो फिर ऊपर चला जाता है। उसमें देखिएगा वो सफ़ेद जैसा जो चीज़ जलाते हैं हम, वो कपूर ही होता है। कपूर को जैसे आग लगाते हैं वह देखिएगा द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तित होता है, वह डायरेक्ट गैस के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है।
यदि यदि अगर फिर हम देखिए मोम को भी जलाते हैं, मोम को जलाते हैं, जैसे देखिएगा मोम पहले पिघलता है, द्रव के रूप में बनता है, उसके बाद वो जलता है। लेकिन कपूर क्या होता है, द्रव के रूप में नहीं परिवर्तित होकर के डायरेक्ट किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस के रूप में। तो कपूर क्या है, एक ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। शुष्क बर्फ, इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका दूसरा नाम है शुष्क बर्फ का, यह भी क्या ऊर्ध्वपातित गुण प्रदर्शित करता है। अमोनियम क्लोराइड, आपको अमोनियम क्लोराइड का सूत्र भी जरूर याद रखना है, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड भी ऐसा पदार्थ है जो कि ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसे कि हम तो ये आपको बता दिए हैं कि अगर कोई यानी कपूर जैसे हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, या ठोस शुष्क बर्फ को डायरेक्ट अगर यानी गर्म किया जाए तो वह ठोस अवस्था से डायरेक्ट किस में परिवर्तित हो जाता है, गैसीय अवस्था में। जब अगर हम उसके जो गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है, अगर उसको हम संघनित कर दें और ठंडा कर दें तो वह डायरेक्ट किस में परिवर्तित हो जाता है, किस में परिवर्तित हो जाता है वह, फिर दोबारा ठोस में। यानी ठोस से डायरेक्ट गैस, फिर गैस से डायरेक्ट ठोस। इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं इसी में। अब देखिए यहाँ बता रहे हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। अब पूछ रहा है क्या दाब अगर हम परिवर्तन करेंगे तो क्या कोई पदार्थ की प्रकृति यानी अवस्था चेंज हो सकता है। इसके बारे में हम पिछला क्लास में भी थोड़ा बहुत चर्चा किए हैं, आज भी करते हैं। जैसे अगर हम दाब परिवर्तन करके हम पदार्थ का अवस्था चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यदि हम ये इसी के बारे में हम पिछला क्लास में जो बताए हैं, गैस जैसे कि LPG हुआ, CNG गैस जो भरा जाता है सिलेंडर में, वह आप हिला करके देखते हैं मतलब द्रव की अवस्था में रहता है। कारण क्या, उसका जो है दाब उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो दाब हम क्या करते हैं, दाब अगर चेंज करके हम पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं। देखिए दाब को बढ़ाने या घटाने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ठीक, अब लिखें दाब बढ़ाने और ताप कम करने से गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यही अगर गैस कोई भी गैस ले लीजिए आप, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कुछ भी ले लीजिए, अगर उसका ताप और दाब दोनों अगर यानी ताप बढ़ा देते हैं, ताप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और तापमान अगर कम कर देंगे तो वह गैस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित है। इसी विधि के द्वारा ही LPG CNG गैस को गैस सिलेंडर में भर के हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। अब देखिए पदार्थ की अवस्था ताप और दाब पर निर्भर करता है। एकदम बिल्कुल सही बात है कि कोई भी पदार्थ की जो प्रकृति है वह ठोस में रहेगा या द्रव में रहेगा या गैस में रहेगा, वह किस पर निर्भर करता है, तापमान और दाब पर निर्भर करता है। अगर मान लिया जाए हम बोल दें कि कोई मान लिया लोहा ले लीजिए, ये इस पे ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए लोहा का अगर तापमान हम बढ़ा देंगे तो ये भी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, प्लास्टिक भी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गैस पे अगर तापमान कम कर देते हैं और दाब बढ़ा देते हैं तो गैस किस में, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए कोई भी पदार्थ का अवस्था जो किस पर निर्भर करता है, ताप और दाब पर निर्भर करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करता है, ताप और दाब पर निर्भर करता है। आप ये डायग्राम थोड़ा देखिए, जैसे इसमें यहाँ ठोस लिखा हुआ है, ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए यही सब चीज़ जो हम अब भाषा में बताएं, ये डायरेक्ट आप डायग्राम से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे देखिए अगर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलेगा तो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। देखिए सही, ठोस से डायरेक्ट गैस, ऊर्ध्वपातन। लेकिन गैस से डायरेक्ट अगर ठोस फिर से बन जाए तो क्या, निक्षेपण होगा। जो पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करेगा वही पदार्थ निक्षेपण प्रदर्शित किए। तो स्वाभाविक है कि जो पदार्थ को गर्म करने के बाद ठोस से डायरेक्ट गैस में बनाए, उसको अगर फिर संघनित किया जाए मतलब ठंडा किया जाए तो वह डायरेक्ट गैस से किस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको जो है ना निक्षेपण बोला जाता है। वैसे NCERT 9th का जो बुक है उसमें जो है ऊर्ध्वपातन ही इसको भी बोल दिया है, लेकिन इसको निक्षेपण बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। जब ठोस से हम द्रव के रूप में परिवर्तित करते हैं तो गलनांक, पिछला क्लास में हम गलनांक के बारे में आपको पूरा डिटेल में बता दिए हैं। अब देखिए यानी गैस से अगर आपको गैस से अगर द्रव बनाना है तो
संघनन करना होगा। संघनन मतलब शीतलन करना होगा, यानी ठंडा किसी, जैसे कि जल वाष्प को अगर हम ठंडा करते या संघनित करते तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है, जल में परिवर्तित। वही बोल रहे हैं, यदि द्रव से अगर डायरेक्ट गैस बन गया तो वो क्या हो गया, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बारे में नीचे हम आगे देखते हैं। ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। आप भी ये डायग्राम का भी फिगर नोट कर लीजिएगा। अब देखिए वाष्पीकरण, वाष्पीकरण आखिर क्या है। वाष्पीकरण हम सबके दैनिक जीवन में हरदम ये वाष्पीकरण होते रहता है। जैसे देखिए अगर कोई पसीना आया है, पसीना हम बोलें कि द्रव का जब क्वथनांक बिंदु मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा तो वह द्रव क्या होता है, वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है। लेकिन द्रव का जो है ना बिना क्वथनांक बिंदु तक पहुंचे, जैसे हम सबका शरीर में पसीना आता है, क्या ये क्वथनांक बिंदु तक पहुंचता है, इसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नहीं होता है। क्यों, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान गर्म जल अगर मेरे शरीर पर छिड़क दिया जाए तो वह हम जल सकते हैं। वही आखिर हम सबका जो पसीना आता है ये कैसे सूख जाता है, तो यह जो है बिना क्वथनांक बिंदु पहुंचे ही वो यह वाष्प के रूप में बनकर उड़ जाता है। तो इस क्रिया को जो क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। यही वाष्पीकरण का क्या परिभाषा लिख दिए हैं, जल का क्वथनांक बिंदु पर पहुंचे बिना वाष्प में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण का प्रभाव बहुत सब है। जैसे कि देखिए हम बोल रहे हैं कि जब वाष्पीकरण आखिर जो होता कैसे, वाष्पीकरण जो है ना जब होता है, जल जो है आसपास का जो है ऊर्जा यानी उष्मा अवशोषित करके वो वायुमंडल में उड़ जाता है। जब आसपास का जो ऊर्जा अवशोषित करेगा तो स्वाभाविक है कि आसपास का ऊर्जा में यानी उष्मा कम हो जाएगा, इसका मतलब वो ठंडा हो जाएगा। यही कारण है कि जब भी हमको पसीना अधिक आता है और जब हम हवा में या कहीं खुले स्थान पर जाते हैं तो हम जब पसीना सूखने लगता है तो हमको ठंडा महसूस होता है। यही कारण है वो पसीना जो है हमारे शरीर का जो गर्मी यानी उष्मा है वो अवशोषित करके वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी कारण हमको ठंडा महसूस होता है। जब यही देखते हैं आप परफ्यूम या इत्र लगाते हैं तो ठंडा जैसा महसूस होता है, उसमें भी यही क्रिया होता है कि परफ्यूम या इत्र जो होता है वो वाष्प के रूप में बनके वायुमंडल में उड़ जाता है। जब वाष्प के रूप में बनता है तो वह जो करता क्या, अगल बगल यानी अपना जो एरिया होता है, जैसे मान लीजिए ये इस जगह का यानी ये परफ्यूम है या इस जगह से वाष्पीकृत होगा तो इसका जो आसपास का जो ऊर्जा है वह ले करके उड़ जाएगा। जब ले करके उड़ जाएगा आसपास का ऊर्जा क्या हो जाएगा, आसपास का क्षेत्र क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में हम घर में जो है थोड़ा पानी छिड़क देते हैं। पानी छिड़कने से क्या होता है, वह पानी जो होता है वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। जब वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा तो आसपास का क्या करेगा, उष्मा जो अवशोषित कर लेगा। जब आसपास का उष्मा अवशोषित कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, घर ठंडा महसूस होता है। इसी का और उदाहरण है कि गर्मियों में घड़ा का जल ठंडा क्यों होता है। यही कारण है कि घड़ा का जल का जो है वाष्पीकरण होता है। ये एक शब्द में अगर आंसर दिया जाए तो वाष्पीकरण के द्वारा। लेकिन इसका जो अगर आप पूरा डिटेल में देखते हैं तो घड़ा में जो है छोटा छोटा छिद्र होता है। वो छिद्र से जल जो है, घड़ा का जल जो है रिस कर बाहर आता है। जब बाहर आता है तो वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है उसका। तो उस जगह का जो घड़ा का जो एरिया होता है वह ठंडा कर देता है और धीरे धीरे इसी तरह करके घड़ा का जल भी ठंडा हो जाता है। ये इसके कुछ प्रभाव होता है। अब देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला मुख्य यानी 4 कारण है। उसमें सबसे बड़ा कारण है सतह का क्षेत्र, उसके बाद तापमान, आर्द्रता, वायु की गति। अब देखिए सतह का क्षेत्र यानी सतह का क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतना अधिक क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। जितना छोटा क्षेत्र यानी क्षेत्र होगा उसका वाष्पीकरण उतना कम होगा। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि यदि अगर हम प्लेट में चाय पीते हैं, प्लेट में यानी कोई तसरी जिसका जो क्षेत्र है इस तरह रहे, यदि अगर हम ग्लास का क्षेत्र जो इतना सा होता है उसमें अगर चाय पीते हैं तो ग्लास का चाय जो है अधिक देर तक गर्म रहता है, तब कि उसके अपेक्षा प्लेट में जो है जल्दी ठंडा। कोई भी चीज़ देखिएगा आप अगर ठंडा करना चाहते हो तो उसको वो क्षेत्र बढ़ाते हैं। आप बोलते हैं अगर कोई चीज़ ग्लास में है तो आप कटरी में उसको या प्लेट में आप उसको परिवर्तित कर देते हैं, जिससे उसका क्षेत्र बढ़ जाता है और वाष्पीकरण तेजी से होता है और जिसके कारण वह ठंडा जल्दी हो जाता है। तो क्षेत्र का प्रभाव, तापमान,
देखिएगा कोई चीज़ जो है ठंडी के मौसम में बहुत जल्द ठंडा हो जाता है, तबकि गर्मी के मौसम में जो है जल्दी ठंडा नहीं होता है। गर्मी के जब ठंडी अगर तापमान कम होता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है, जबकि नहीं, तापमान जब अधिक होता है, सॉरी, तापमान जब अधिक होता है तो वाष्पीकरण की दर तेज होता है। यही अगर हम गर्मी के मौसम में कपड़ा आप सूखने दे दीजिए, कपड़ा जब आप गर्मी के मौसम में सूखने दीजिएगा और तुरंत सूख जाता है। मालूम, पहनने के बाद फिर से गीला हो जाए अलग बात है, लेकिन सूखने के लिए देने के बाद क्या होता है, तुरंत सूख जाता है। क्योंकि तापमान बढ़ने तो वाष्पीकरण की दर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब आर्द्रता उसको बोलते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कण जो है उसी को आर्द्रता, जितना ज़्यादा अगर जलवाष्प उपस्थित रहेगा उसी को आर्द्रता बोलेंगे। आर्द्रता कब सबसे ज़्यादा रहेगा, आर्द्रता जो है कि वर्षा ऋतु जो वायुमंडल में जो है अधिक आर्द्रता होती है, मतलब वायुमंडल में अधिक सबसे ज़्यादा जलवाष्प होता है। देखिएगा आप वर्षा के दिन में कपड़ा आप सूखने दीजिएगा जल्दी नहीं सूखेगा, यानी आर्द्रता अगर वायुमंडल में बढ़ जाता है अधिक तो क्या होता है, मतलब वाष्पीकरण की दर कम होता है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाता है, वही आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। अब वायु की गति, आप देखिएगा कि अगर आपको जल्दी से जल्दी कपड़ा सुखाना है तो आप अगर बाहर में हवा नहीं चलता है तेज, तो आप पंखा में ला करके कपड़ा सूखने के लिए दे देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप वायु की गति तेज कर रहे हैं, यानी वाष्पीकरण को बढ़ाने के लिए आप क्या किए, वायु की गति को तेज कर रहे हैं। इसीलिए अगर वायु की गति तेज हो रहा है तो इसका मतलब वाष्पीकरण बढ़ेगा। अब देखिए, जब भी हम कभी ग्लास में पानी और बर्फ अगर लेते हैं, तो जब कोई ग्लास में अगर आप बर्फ लेते हैं तो आप देखिएगा ग्लास के आसपास, यानी बाहरी जो परत होता है तो उसमें जो है ना, यानी जल की छोटी छोटी बूंद एकदम बैठ जाता है उसके ऊपर आकर। आखिर ये बूंद कहाँ से है, क्या अंदर से निकला? नहीं, ये बाहर में जो वायुमंडल में जो जलवाष्प उपस्थित है तो वह जो है ना उसका क्षेत्र, जो हम क्या अभी पीछे जो पढ़ाए थे कि अगर तापमान हम कम कर देंगे तो यदि वाष्प का तापमान कम करते तो वह धीरे धीरे किसमें, जल में परिवर्तित हो जाता है, और अगर तापमान कम करेंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाए। जैसे ही ग्लास के संपर्क में जो जलवाष्प आता है जो कि गैसीय अवस्था में रहता है, वह ग्लास के संपर्क में आने के बाद उसका तापमान कम हो जाता है। जब तापमान कम हो जाता है तो वह धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित होता है। यही कारण है कि ग्लास के चारों बगल हमको जल उपस्थित दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ कि हम जो पढ़ाए हैं आपको ये समझ में आया होगा। और अब ये चैप्टर जो हम पढ़ा रहे थे, हमारे आसपास का पदार्थ, आपका क्वेश्चन आपका एकदम पूरा कंप्लीट अच्छा चैप्टर हो गया है। अगर आप पीछे नहीं देखे हैं, पिछला 2 क्लास हुआ है, अगर नहीं देखें आप जा करके देख लीजिए। 15-16 मिनट का क्लास है, अधिक बड़ा क्लास नहीं है। आप देख लीजिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। अब अगला क्लास में हम अगला चैप्टर केमिस्ट्री, यानी 9th का अगला चैप्टर, इसी तरह करके हम पूरा 9th 10th साइंस पढ़ाएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल से जुड़े रहिए। आपका जो भी एग्जाम हो निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन बाहर साइंस का नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर निश्चित रूप से दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास में।